हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार यहाँ देखना, यहाँ पे ये जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू चार्ज। इलेक्ट्रो चार्ज से रिलेटेड है। और दूसरा जो वर्ड आपको बना हुआ है दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज रिलेटेड टू रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टी। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब चार्ज रेस्ट पे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और बहुत सारी चीज़ें हम जो है इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे। फिर मैंने चार्ज को तो डिफाइन किया था आप लोगों को। मैंने चार्ज के बारे में आपको बताया था कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इज एसोसिएटेड with a material by its worth due to which a material attracts or repel the object। मतलब मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जो कि उस मटेरियल के बर्थ के साथ उससे एसोसिएट हो जाती है, उस मटेरियल के बर्थ के साथ उससे एसोसिएट हो जाती है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो ये था कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मतलब एलिमेंट अगर बनेगा या कोई भी कंपाउंड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल एटम तो न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द नेचर तो है ही। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी मटेरियल जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना जिसके कारण मतलब अगर नेट चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो या तो बॉडी किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। लेकिन याद रखना, रिपल्सन जो होता है वो श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज होता है। कारण क्या है कि रिपल्सन का मतलब, अब देखो अट्रैक्शन तो आपका हमने पिछले 11th में पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो मैंने आपको बताया था कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रांग होता है। वहाँ पे हम फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में एक पढ़ा था हमने, चार्ज के कारण जो फोर्स होता है, तो ये एक फंडामेंटल फोर्स होता है। तो याद रखिए, चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। लेकिन रिपल्सन होगी तो वो श्योर होगा कि वहाँ पे चार्ज है। तो हमने ये सारा चीज़ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर डाला हुआ है, उसमें डिस्कस किया हुआ था। अब इस लेक्चर में हम नया क्या सीखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ चार्ज सीखोगे, चार्जिंग कैसे की जाती है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे। मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज में आपको क्वांटाइजेशन बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, वहाँ पे मैंने एक ट्रांसफ़र वर्ड यूज किया था। तो ट्रांसफ़र तो होता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, इसकी जो है स्टडी हम इस लेक्चर के दौरान करने वाले हैं। उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग हमने देख लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, कितने मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मटेरियल, कुछ मटेरियल चार्जेस के फ्लो को अलाउ करते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते हैं, कुछ कंडीशनल होते हैं, कुछ बिल्कुल ही रेजिस्टेंस को नहीं रखते हैं। तो वैसे सारे
मटेरियल की क्लासिफिकेशन क्या क्या होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जहाँ से स्टार्ट होती है वो कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस और कूलम्स लॉ होता क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में कि कहाँ से चार्ज आया या चार्ज था, तो चार्ज को सबसे पहले किसने पहचाना, कब पहचाना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट अस सी, पहला मैंने जैसा कि पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर दिया कि यहाँ जो हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप रेस्ट में जो चार्जेस होते हैं उनकी स्टडी करते हो। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रेस्ट पे चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और फील्ड क्या होता है मैंने आपको बताया था कि अगर फील्ड की प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ द एरिया इन विच इफेक्ट कैन बी फेल्ट। एक एरिया जहाँ पे इफेक्ट जो है उसकी महसूस की जा सकती है उसको हम फील्ड बोलेंगे। अभी देखेंगे, देखो एक्चुअल में क्या है कि जो फोर्स होता है, आपने ये पढ़ा भी होगा कि फोर्स दो टाइप का होता है। फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आपने पिछले साल क्लास 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन अब ऐसा नहीं है जैसे अर्थ में अगर देखा जाए तो आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो बॉल नीचे आती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अर्थ के अंदर से कोई हाथ निकलता है या कुछ निकलता है उस बॉल को पकड़ के खींच रहा होता है। वो तो एक फील्ड है, उसका एक इफेक्ट है जिसके कारण वो नीचे आ रहा है, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कोई कांटेक्ट नहीं है। आपने बॉल को थ्रो कर दिया लेकिन वो उसको उस बॉल को अर्थ जो है अट्रैक्ट कर ले रही है, तो ये क्या है आपके पास एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ऐसा जो इफेक्ट, जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म में यूज हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। जब मैग्नेटिक के टर्म में होगा तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। वैसे आपने ग्रेविटेशन के टर्म में यूज किया तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाएगा। तो ये जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब आपका जो ये चैप्टर होने वाला है इसमें ध्यान समझ लेना, ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या हमारा मेन फोकस रहेगा, मतलब इसके बाद जो भी लेक्चर सीरीज आने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, तो पहली तो फोर्स तो आज वाले लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड क्या होता है। उसके बाद पोटेंशियल पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज, इट्स इफेक्ट एंड द एनर्जीज एसोसिएटेड विथ इट। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ चार्ज के बारे में हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ चार्ज के बारे में आपने देख लिया। अब ये फोर्सेस, फील्ड और पोटेंशियल, तो ये एक्चुअल में उसके इफेक्ट और उसकी जो उससे एनर्जी एसोसिएट करती है उसकी स्टडी है। चलिए आइए इसकी स्टोरी देखते हैं। तो 600 BC में, वैसे तो बहुत ही पुराने समय से, लेकिन जो नोटिस किया गया वो 600 BC में थेल्स एक साइंटिस्ट थे ग्रीस के। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब अंबर है उसको वुल या सिल्क क्लॉथ से आप अगर रब करते हो तो वो लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये फीलिंग आप घर में भी ले सकते हो। अगर आप अपने हेयर को बहुत ही तेज़ी से कम यूज करके कम करते हो तो होता क्या है कि जब उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स, प्लास्टिक के पार्टिकल्स के पास ले जाते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब आप कंघी करते हो बहुत तेज़ी के साथ और उसको ले जाते हो तो द लाइटर पार्टिकल्स आर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम। अब ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई। अब अगर वो अट्रैक्शन मास की वजह से हो रहा होता तो वो पहले भी होता है, लेकिन आपने हेयर के अंदर रन किया उस कम को और उसके बाद उसके पास ले गए तो अट्रैक्शन हो रही है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द फोर्स दैट इज बीइंग जनरेटेड और द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ दैट लाइटर पार्टिकल्स आफ्टर कमिंग इज डिफरेंट देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे इनका दिमाग जो है ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये तो अलग फोर्स है, अलग तरह का फोर्स है। तो अब इन्होंने इसके आधार पे बहुत सारी रिसर्च की। और एक बात जान लेना, ये जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बोला जाता है ये बाई कन्वेंशन है।
अब ये मत सोचना कि जो चार्ज की शेप होगी, मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो ऐसा होगा और प्रोटॉन बोल दिया तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कन्वेंशन यूज की गई थी उस कन्वेंशन में, जैसे ग्लास रॉड को कैट के फर से जो है, मतलब ये हम सिल्क से उसको रब करते थे, तो ये जो ग्लास रॉड या कैट के फर पे जो चार्ज आया आपके पास, ये ग्लास रॉड और कैट के फर पे जो चार्ज आया उसको बाई कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज बोल दिया गया। प्लास्टिक या सिल्क पे जब आया जो चार्ज, उसको बाई कन्वेंशन निगेटिव चार्ज जो है बोल दिया गया। तो ये ध्यान में रखना, ग्लास रॉड और कैट फर। एक्चुअली क्या होता था कि ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क से रब कर रहे हो या कैट फर को आप जो है प्लास्टिक को कैट फर से आप अगर रब कर रहे हो तो उसमें चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाती थी। और इसमें बाई कन्वेंशन जो है कैट फर और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव ले लिया गया और प्लास्टिक और सिल्क पे निगेटिव ले लिया गया। एक्चुअली ये भी जो है डिसाइड इस तरीके से किया गया कि आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की हुई थी पहले ही कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब एक ग्लास रॉड को रब किया गया, फिर दूसरे ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क से, और जब हम उसको पास में ले जाते हैं, दोनों रॉड को, तो क्या होता है कि सपोज दैट ये दोनों रॉड्स ऐसे हैं, मैंने एक धागे से इसको टाई अप किया है और जैसे इनके पास हम ले जाते हैं तो ये रॉड ऐसे रिपल होके हो जाते हैं। जिस एंड को आपने रब किया हुआ है वो ऐसे रिपल्सन शो करते हैं। तो रिपल्सन शो करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आपने ग्लास रॉड पे कैसे पॉजिटिव ही मतलब मान लिया, तो ये इस कन्वेंशन था, इसका कोई वो नहीं है। जो उस समय ले लिया गया आज हम उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और जो निगेटिव ले लिया गया उसको हम निगेटिव ट्रीट करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना कि भाई कन्वेंशन जो है आप पॉजिटिव चार्ज किसको मानते हो और निगेटिव चार्ज। ये मत समझना कि प्लस मतलब प्लस लिख दिया तो ऐसा ही पॉजिटिव चार्ज का शेप प्लस टाइप में होता होगा या निगेटिव चार्ज का जो शेप है वो माइनस टाइप में होता होगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चार्ज को हम मेजर कैसे करेंगे। देखो, चार्ज को मेजरमेंट करने का तरीका ये था कि यहाँ पे एक होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ होती है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है एक मेजरमेंट डिवाइस जो गोल्ड की लीफ, मतलब छोटी पतली सी एक प्लेट जो होती है, गोल्ड की प्लेट जो होती है उसको यूज करती है। अब एक्चुअल में हम एक कंडक्टिव रॉड लेते हैं, उस कंडक्टिव रॉड को, ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये कंडक्टिव एक रॉड ले ली गई और इस कंडक्टिव रॉड के नीचे एंड पे इस जो लीफ है, ये वाली जो लीफ आपको दिखाई दे रही है, इस लीफ को बिल्कुल ही टच करके ऐसे हैंग कर दिया जाता है, मेंटेनिंग ए प्रॉपर डिस्टेंस, ऐसे हैंग कर दिया जाता है। तो जब आप देखोगे ये यहाँ पे हैंग हुआ है, तो अगर आप हैंग कर देते हो इसको, तो हैंग होने के बाद अगर सपोज दैट हम कोई एक चार्ज्ड बॉडी ले जाते हैं इसके पास, तो चार्ज बॉडी अगर हम ले जाते हैं, सपोज दैट मैं एक ऐसी बॉडी ले लेता हूँ, इस बॉडी पे मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये अब इसमें हम इसको टच कराएंगे इस बॉडी से। जब इस बॉडी से हम इसको टच कराते हैं तो होता क्या है कि अब ये धीरे धीरे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड फ्लो करके इस प्लेट पे जाता है और प्लेट पे जाएगा तो ये प्लेट जो है, दोनों जो एंड हैं उन पे सेम चार्ज आएगा और ये प्लेट दूर दूर भागेगी। दूर दूर भागने का मतलब हुआ कि ये प्लेट्स ऐसे हटती जाएंगी और जितना इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ चार्ज के। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यही एक डिवाइस इनिशियली डेवलप की गई चार्ज को
मेजर करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ चार्ज को कैसे हम कैसे मेजर करेंगे, अमाउंट पे किसी बॉडी के मतलब अंदर चार्ज ज़्यादा है या बॉडी के पास जो चार्ज है वो ज़्यादा है या कम है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। इस डिवाइस को हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। याद रखना, एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा पूछा जाता है। अभी मैं आपको वे मेथड ऑफ चार्जिंग बताऊंगा, तो मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, तो इन प्लेट्स में एक चीज़ होती है, ये हम एक ग्लास के अंदर जो है, ग्लास जार के अंदर हम इसको पैक कर देते हैं, यहाँ से सील्ड होता है। और ये एक्सपेरिमेंट कोशिश ये किया जाता है कि कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट से इसको दूर ही रखा जाए, क्योंकि कई बार अगर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इस पे अगर फॉल कर जाए तो कुछ चार्जिंग जो है लिबरेट हो जाती है। वो मैं बताऊंगा, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो उसमें एरर आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर के चार्ज को इजेक्ट करा सकती है, तो उस पर असर आ जाएगा मेजरमेंट का। तो इसमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो आप देखते हो, तो उसमें एक गोल्ड की प्लेट होती है, एक कंडक्टिव रॉड होती है। उस कंडक्टिव रॉड पे हम जो है टच कराते हैं। टच से क्या होता है, फ्लो हो जाएगा चार्ज, और चार्ज फ्लो होके गोल्ड लीफ पे आ जाएगा। गोल्ड लीफ में दोनों तरफ सेम चार्जेस होंगे, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो रिपल्सन होगी। अब जो रिपल्सन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस के, तो ये डिफ्लेक्शन जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस के। और जो भी चार्जेस हमको मेजर करने होंगे, जो उनकी मतलब अमाउंट होगी, उसको हम एक बार ये कंपेयर तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि किस पे ज़्यादा चार्ज है और किस पे कम चार्ज है। देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखो, यहाँ पे कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब जैसे आप यहाँ देख लो, ये हमारे पास मेथड्स पहले नाम देख लेते हैं। पहला तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन है, तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चौथा चार्जिंग बाय आयोनाइजेशन है, पांचवा चार्जिंग बाय यूजिंग सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब इन सबको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो जैसे अगर आप देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होती है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था इनिशियली कि एक कंघी को अगर हम बाल के अंदर रब करते हैं, सपोज दैट हम अपनी हेयर में बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो मूव करते समय अब सपोज दैट हेयर के कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपके कम पे आ गए। अब कम पे आ गए, वो निगेटिवली चार्ज हो गई सपोज दैट, तो निगेटिवली चार्ज हो गई तो उस पर एक चार्ज आ गया, वो फ्रिक्शन के कारण आया। तो ये इस टाइप की जो मतलब चार्ज की जो ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा अगर आप देखते हो तो आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जैसे मान लो आपके पास एक बॉडी है ये, और एक दूसरी बॉडी ये है मेटलिक बॉडी, दोनों मेटलिक बॉडीज हैं। अब मैंने क्या किया कि ये वाली जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज थी, बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज थी। अब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस बॉडी के पास ले आता हूँ। तो इस बॉडी के पास जैसे ही मैं लाऊंगा तो ये दोनों की दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आ गई। तो कांटेक्ट में जब ये बॉडी जाती हैं तो कांटेक्ट के थ्रू जो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, मतलब इन पे ये जो चार्ज आपको प्लस प्लस दिखाई दे रहा था वो दोनों बॉडीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसा चार्ज ट्रांसफ़र जो कांटेक्ट के थ्रू होता है उसको हम चार्जिंग बाय कंडक्शन बोलते हैं। मतलब एक अनचार्ज बॉडी को आप डायरेक्टली कांटेक्ट में ला दिए चार्ज बॉडीज के, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा जो आपके पास मेथड आता है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए एक आध क्वेश्चन तो इससे आ ही जाता है।
तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है? देखो, कंडक्शन के बारे में आप पहले से जानते थे, फ्रिक्शन के बारे में भी आप मोस्टली पहले से जानते थे कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन इंडक्शन इज ए डिफरेंट थिंग। इंडक्शन में क्या होता है, ध्यान समझना, ये इस बेस पे प्रॉपर्टी आधारित है जिस पे ये है कि चार्ज जो है वो लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सपोज दैट एक बॉडी है हमारे पास जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है और इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे ये बॉडी रखी हुई है और हम एक दूसरी चार्ज्ड बॉडी यहाँ पे ले आते हैं। अब ध्यान रखना, इंडक्शन में जो चार्ज बॉडी है और जो अनचार्ज्ड बॉडी है, इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। सपोज दैट ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब क्या है, हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो होगा क्या कि इस बॉडी के अंदर सारे जो कंटेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर, वो सारे इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इस साइड मूव कर गए, ऑटोमेटिकली ये बॉडी इस साइड से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इसको पॉजिटिवली चार्ज इस साइड हो गई और इस साइड नहीं। ऑन ए होल ये बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है ये तो न्यूट्रल है, लेकिन ये जो आपने एक्सटर्नल सोर्स का जो बॉडी चार्ज बॉडी है उसको दिखाया, तो ये चूंकि अट्रैक्ट कर रहा है निगेटिव चार्जेस को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर गए इस डायरेक्शन में और ये यहाँ पे कल्मिनेट हो गए और दूसरे जो है ये यहाँ पे स्टोर हो गए। अब क्या करना है कि आपको इस ये वाली जो बॉडी है इसको मूव नहीं करना है और ये जो बॉडी है इस बॉडी को इसी कंडीशन में आपको अर्थिंग दे देनी है। जब आप अर्थिंग प्रोवाइड करते हो तो अर्थ के अंदर से चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, तो अर्थ के अंदर से जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करके इस बॉडी पे आ जाएंगे और यहाँ जो टेम्पररी पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था वो सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि धीरे से इस बॉडी को हम मूव कर देंगे और जब आप इस बॉडी को मूव करोगे तो इस बॉडी को आप मूव करोगे और इस बॉडी को जब आपने यहाँ से दूर हटा दिया, तो दूर हटाने के बाद ये वाली जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, दिस बॉडी will become negatively charged and negative charge will be distributed all over the surface। तो यहाँ बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है with the help of a charged body without touching it directly, this is called induction। इंडक्शन ये मेथड होती है। आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होगा, हम वहाँ बॉडी को डायरेक्टली एक चार्ज बॉडी को एक दूसरे चार्ज बॉडी में बिना कांटेक्ट कराए ऐसे रेंज पे ले जाते हैं, इतनी दूरी पे रखते हैं कि उस जिस बॉडी को मुझे चार्ज करना है उसके सारे चार्जेस जो हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरफ शिफ्ट हो जाए। फिर हम अर्थिंग की सहायता से या और अरेंजमेंट करके हम उन जो एक तरफ टेम्पोरली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए उसको हम मूव करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से उस बॉडी को हम निगेटिवली चार्ज कर लेते हैं। तो ये चार्जिंग बाई इंडक्शन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है चार्जिंग बाई आयोनाइजेशन। चार्जिंग बाई आयोनाइजेशन, आप किसी बॉडी को आयोनाइज कर रहे हो, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बराबर अगर आप मान लो किसी एटम को
सपोज दैट किसी एलिमेंट को आप उसके इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो किसी फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आयोनाइजेशन के द्वारा होता है। और एक तो आपका क्लास 12th में आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है पूरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आयोनाइजेशन के अंदर ही आएगा, लेकिन उसमें होता क्या है कि सपोज दैट आपके पास कोई सरफेस है, ये कोई मेटेलिक सरफेस है, इस सरफेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है कि जो लाइट जो है इस सरफेस पे फॉल कर रही है, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और ये बॉडी जो है चार्ज हो जाती है। तो ऐसा एक जो जब होता है तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इतने मेथड से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन की वजह से चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा कंडक्शन, आपने डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से मूव हो गया। अच्छा, तीसरा आपके पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, आप विदाउट एनी कांटेक्ट पास में ले गए, फिर अर्थिंग की, उसके वजह से जो है चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया। आयोनाइजेशन आपने उसको सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया, एनर्जी को रिमूव करने के लिए हो जाएगा। अब वो सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के द्वारा सप्लाई की जाती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आता है। अब हमारे पास आता है कि मटेरियल्स, मैंने बताया था मटेरियल्स कितने जो है इसके बेसिस पे कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी के बेसिस पे कितने होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन जो है चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, उस बेसिस पे मटेरियल्स कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम ध्यान से समझें इसको, तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है ना कि ये चार्जेस को फ्लो करने, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस चार्जेस को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। मतलब चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है होल्ड थ्रू द लैटिस। ये जो होता है वो कंडक्टर होता है। अभी इसके रीजन पे मैं डिस्कशन करूँगा। उसके बाद सेकंड आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जो करंट को आपको अलाउ नहीं करता है वो इंसुलेटर होता है। सेमीकंडक्टर कुछ कंडीशंस में करंट को अलाउ करता है और कुछ कंडीशंस में अलाउ नहीं करता है, टेम्परेचर बेस्ड होता है, तो उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस पे भी हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाएगा, चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 12th। और एक होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है। अब हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली चार्ज पे लगने वाले फोर्सेस, एक दूसरे कारण लगने वाले फोर्सेस पे डील करता है ये कूलम्ब्स लॉ। अब आप अगर देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो सपोज दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक चार्ज Q1, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q2। दोनों सपोज दैट हम मान लेते हैं कि सेम ही इंटेंसिटी के चार्जेस हैं। तो होगा क्या कि जब इन दोनों चार्जेस को हम ले आएंगे फिक्स डिस्टेंस पे, तो इन दोनों चार्जेस में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये रिपल्सन फील करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ हमको क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमको ये बताता है कि किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स दूसरे चार्ज के कारण कितना होगा। अब कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो लॉ जो है हजारों एक्सपेरिमेंटेशन से वेरीफाइड होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तो जिस लॉ को कूलम ने टॉर्जन मेथड से वेरीफाई किया था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम समझेंगे। और कूलम्ब्स लॉ कहाँ क्या यूज होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, तो कूलम्ब्स लॉ में ये बताया गया कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे स्थित हैं, तो इन दोनों ही चार्जेस द्वारा एक दूसरे पे लगाया जाने वाला फोर्स, सपोज दैट
ये F12 मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 है या F21 है, ये दोनों बराबर होगा। पहली बात तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होंगे, और ये जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, मतलब Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस के। अब हम बात करते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कूलम ने यूज किया। देखो ये यूनिट के अनुसार ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डिसाइड किया गया, जो हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं तो उसके अनुसार डिसाइड किया गया। तो जो जब लॉ लिखी गई तो ये आपकी जो फाइनल अचीव किया गया दैट इज K/Q1 Q2 अपॉन R²। याद रखना यहाँ पे मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्शन के टर्म में हम बात करेंगे। तो ये जो K आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब इस K के बारे में हम देखें तो ये K भी एक एलिमेंट से कंपोज्ड होता है। K आपके पास 2-3 एलिमेंट्स को लेके चलता है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर इसकी होती है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। देखो अगर स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करें c, जो आप 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करते हो, तो दिस c इज इक्वल टू 1/√ऑफ μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट मैंने डिस्कस किया हुआ था आप लोगों से, तो बताया था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से रिलेटेड होता है। इसकी जो वैल्यू आपके पास आती है एप्सिलॉन नॉट की दैट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर आती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर किसी, ये तो फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपगेट हो रहा है, लेकिन सपोज दैट अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, लेकिन कोई चार्ज सपोज दैट रखा हुआ है और एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों चार्ज के बीच का मीडियम जो है वो मैंने इंसुलेटिंग मीडियम कोई रख दिया। उस इंसुलेटिंग मीडियम का जो कांस्टेंट, मतलब जो फील्ड को अलाउ करेगा, तो याद रखना इसके लिए हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके लिए डिफाइन किया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब जो उस मटेरियल के अंदर फील्ड की जो परमिटिविटी है उसके बारे में, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये अब आपके पास आता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
तो ये जो के होता है, इस के को उस के से कंफ्यूज मत करना। ये जो के आपको दिखाई दे रहा है, दिस के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर आपके पास किसी मीडियम के अंदर आ गया तो जो कूलम्स लॉ लिखा जाएगा, कूलम्स लॉ लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सपोज दैट F12 का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। ये के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए है। पिछला जो मैंने वो पहले जो के डिस्कस किया था वो तो लॉ के लिए जो एक कांस्टेंट था, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो मटेरियल टू मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज रिलेटेड टू magnitude of the force applied between the two charges when they are r distance apart and having the medium which has the dielectric constant. Dielectric constant is equal to k। अगर जिसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, उस मीडियम का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपका फोर्स जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अभी हमको कूलम्स लॉ में डिस्कस करनी है। तो एक बार फिर से हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हमको छोटा सा यहीं पे ब्रेक करना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको एक बार और देखेंगे और पढ़ाई करते रहें। अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।